प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जारी आकांक्षा एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथ सब्जेक्ट का लेकर के आए हैं। अगर आपने आकांक्षा का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उसका एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड बेटर। राइट, समुच्चय a के बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। राइट, ये क्वेश्चन आपका 12th के लेवल का क्वेश्चन है, 10th के बच्चों का नहीं है। लेकिन फिर भी देखो बेटा, आप जो है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा डिजाइन का क्वेश्चन आता है, ऐसा पैटर्न का आता है, तो आप इसी नियम के तहत उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा ताकि आप जल्दी से कर पाइएगा। ऐसा उसमें कुछ खास नहीं है। जब भी आपसे रोस्टर फॉर्म पूछेगा और इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है बेटर, BETTER, है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे अलग अलग जो अक्षर हैं, जैसे इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अक्षर कौन से हैं, एक है बी, एक है ई 2 बार आया हुआ है, लेकिन उसको हमको सिर्फ एक बार लिखना हुआ। जो अक्षर रिपीट किया हुआ है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। और उसके बाद क्या है, टी है, उसके बाद क्या है, आर। मतलब जो अलग अलग अक्षर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक एक बार लिख लेना है। अगर कोई अक्षर रिपीट किया हुआ है, कोई अल्फाबेट रिपीट किया हुआ है, तो उसे तब भी हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो एक हो गया बी, एक हो गया ई, फिर टी, उसके बाद आर। राइट, तो ये आपका जो रोस्टर फॉर्म होगा ये आपका सेट का बन जाएगा। सेट ए मीन्स हो जाएगा BETR। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ये आपका जो रोस्टर फॉर्म है इस सेट का वो दिया हुआ। राइट, तो इसी तरीके से आप दूसरे भी क्वेश्चन जो इस तरीके से पूछे जाएंगे अगर इस पैटर्न पर, तो आप इनके आंसर इसी तरीके से करना है। क्या ध्यान देना है, जो 2 बार आया हुआ है उसे हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है। राइट, चलिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल्स टू √3। राइट, और किसमें, इफ x लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि समीकरण ये जो दिया हुआ है इसका मुख्य हल निकालें जो कि फर्स्ट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से जो हमारे एक्सिस सिस्टम होता है, इसमें ये ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मीन साइन कॉस टैन, ये सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। यस, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक ये पॉजिटिव होगा। और ये टी का मतलब होता है सिर्फ और टेन और उसका अपोजिट यानी कि कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। और सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे के सारे नेगेटिव रेशियोज होते हैं। तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, मीन्स की ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। tan x बराबर √3 है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, दैट मीन्स कि ये 0 डिग्री होता है, तो ये आपका π/2 होता है। 0 से π/2 के बीच में जो मान होता है, तो x का मान क्या होगा जिसके लिए tan जो रेशियो होता है वो उसका वैल्यू क्या हो, √3 आ जाए। तो ये सब आपको पता होगा, ये होता है 60 डिग्री। और इसको जब आप रेडियन में बदलते हैं तो ये बन जाता है π/3। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, π/3 आपका सही हो जाएगा, है ना। tan 60 का मान हो जाता है आपका √3। राइट, अब जो क्वेश्चन है 83, इस 83 क्वेश्चन में देखिए ये आपका 12th का क्वेश्चन है। राइट, इसके 12th का क्वेश्चन है, लेकिन ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। राइट, आप इस रूल को आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा, आपको बहुत ही मदद करने वाला है ये नियम। राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहली बात, जैसे कोई समीकरण लिखा हुआ है x², राइट, इस तरीके से लिखा हुआ है x² + 1 बराबर 0, ऐसे लिखा रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² बराबर -1 लिख सकते हैं। अब इसका वर्गमूल जैसे ही आप निकालते हो तो x बराबर क्या, स्क्वायर रूट के भीतर में -1 और यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो नंबर रहती है स्क्वायर रूट के भीतर में -1, इसी को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, है ना। और इसको आई से लिखा जाता है, आयोटा, इसको पढ़ते हैं आयोटा और आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, तो अब यहाँ पर यानी कि अब इसी आई का ही रूप में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, हर देखिए क्वेश्चन में आई के रूप में दिया हुआ है, यानी आयोटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जैसे ही आप इस आयोटा का स्क्वायर कर देते हो, आयोटा का स्क्वायर करिएगा तो ये देखो वर्गमूल इधर से वर्गमूल क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या आएगा, -1। फिर इसकी घात अगर 3 करते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना आया, -1 इंटू आयोटा, मतलब कि माइनस आयोटा। राइट, आयोटा की घात 3 का मान क्या हो गया, माइनस आयोटा। इसी तरीके से अगर आयोटा की घात 4 निकालते हो तो क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू
आयोटा स्क्वायर। तो इसका नियम क्या कहता है, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, अभी आपने देखा -1 इंटू -1, राइट। -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 का मान हो गया 1, आयोटा की पावर 3 का मान हो गया माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और आयोटा की वैल्यू हो जाती है स्क्वायर रूट -1, राइट। इन्हीं नियमों को आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आयोटा की पावर 6, मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे अब आयोटा की पावर 5 अगर आप निकाल रहे हो तो क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा मीन्स क्या हो गया, आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1। इसी तरीके से आयोटा की पावर 6 का मान क्या होता है, तो क्या निकालेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान -1, इसका मान 1, तो क्या बन जाएगा -1। आयोटा की पावर 7 क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू आयोटा की पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस आयोटा। तो आप देख पा रहे हो वही मान रिपीट करने लगता है। आयोटा की पावर 8, तो इसका मान हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, मतलब 1 इंटू 1 मीन्स 1। यानी कि जब आयोटा की पावर जो है 4 के मल्टीपल में रहती है तो इसका मान हमेशा और हमेशा क्या आता है, 1। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया ये होता है -1। आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है, +1। आयोटा की पावर 6 का मान ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आया, -1, राइट। फिर -1, उसके बाद फिर आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7 का मान क्या हो गया, माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये -1 +1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -1 और माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा बच जाएगा ऊपर में, और नीचे में देखो क्या बचेगा, 1 है, आयोटा की स्क्वायर क्या हो जाता है, -1, ये कट जाएगा। आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, माइनस आयोटा, तो नीचे में क्या आ गया, माइनस आयोटा है। अब जो है हम क्या करेंगे, एक और नियम होता है, इसको कैसे सेपरेट कर दीजिए, तो -1 बटे माइनस आयोटा और माइनस आयोटा बटे -1, राइट। माइनस आयोटा यहाँ पे लिख देंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये सीधा सीधा इससे रिमूव हो जाएगा और ये माइनस का इससे प्लस बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये बन जाएगा 1 बाई आयोटा, है ना, 1 बाई आयोटा, और यहाँ पे प्लस का 1। और आपको एक नियम बता रहे हैं कि 1 बाई जो आयोटा होता है इसको लिख देते हैं माइनस आयोटा। ये कैसे आता है, बस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आयोटा आता है। आप इसको भी याद रखिएगा कि 1 बाई आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा और प्लस का क्या लिखा हुआ है, 1, है ना। ये जो मान आया यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस आयोटा, इसे क्या लिख सकते हैं और सिंपली भाषा में 1 माइनस आयोटा। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में आपको ये दिख रहा होगा 1 माइनस आयोटा। सो इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 83 नंबर क्वेश्चन, यानी हम लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये इनइक्वालिटी का है, ये भी क्लास 12th का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ खास जान नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको वैसे ही बनाएंगे, है ना। इन नियमों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, ये लिखा हुआ है 3x + 5 और छोटा है x - 7 से। आप जैसे ऐड करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे नियम वैसे ही आपको लगाने हैं, है ना। इसमें देखिए ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, ये 3x है ना, ये इधर में आपका ये 3x है और इधर पे x है, ये x को इधर लेकर के आते हो तो क्या मतलब, दूसरे पक्ष से एक पक्ष से दूसरी तरफ लाते हो तो क्या होता है, घट जाता है, तो 3x - x हो जाएगा, और प्लस क्या लिखा हुआ है 5, और छोटा वाला चिन्ह ऐसे लिखा रहेगा, उधर क्या लिखा हुआ है -7। इनइक्वालिटी के ये रूल्स हैं। अब इनको आपस में जब सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आएगा, इसे लिख सकते हो 2x + 5 और छोटा है -7 से। अब यहाँ से 2x, ये 5 को जो प्लस है इधर लेके जाओगे तो माइनस का बन जाएगा, लेस देन -7, और ये क्या लिख सकते हो, -5। देख रहे हो कितना आसान है। इसे और क्या लिख सकते हो, इसे इस तरह से लिख सकते हो, या फिर 2x छोटा है 7 5 क्या बन जाएगा, -12, मतलब या फिर यहाँ से क्या बनेगा, 2 से भाग लगा दो तो x छोटा होगा किससे, -6 से। ठीक, ये जो आपको ये जो बात बता रही है, मतलब x वो संख्या है जो कि -6 से छोटी है। -6 से छोटी का मतलब, और वो कैसी है, यहाँ देखो इंटीजर है यानी पूर्णांक है। x क्या है, x क्या है, x कोई
पूर्णांक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यक्स वैसा पूर्णांक है जो कि -6 जो पूर्णांक है उस पूर्णांक से छोटा है। छोटा होने का मतलब अगर कोई संख्या छोटी है किसी संख्या से, इसका मतलब वो संख्या रेखा पर उसके बाईं तरफ आ रही है। तो जैसे ये संख्या रेखा है यहाँ पे आपका -6 है, तो इससे छोटी संख्याएं किधर आएंगी, यहाँ से इसकी इस दिशा में आएंगी जो एरो बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा -7, फिर आएगा -8, फिर आएगा -9। इस तरीके से ये संख्याएं से बढ़ती जाएंगी, बढ़ेंगी ना। अब इसी को समूह में रख दीजिएगा तो आपको संख्या मिल जाएगी, यानी ऐसे डॉटेड लाइन से फिर क्या बनेगा, -9, -8, -7, ये लास्ट में आकर के रुक जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए, ये पूरा पूरा आपको दिख रहा है। ठीक, तो इसका मीनिंग ये होता है, इस तरीके से निकाला जाता है। ये भी वैसे क्वेश्चन तो आपका 12th लेवल का है, राइट। बहुत कम क्वेश्चन है जो कि आपके स्तर वाले हैं, लेकिन फिर भी चिंता करने की बात नहीं है। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप वैसे करिएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अनुक्रम का 7वां पद 12 और 7वां पद तथा 12वां पद क्रमशः 34 और 64 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं उसको आपको वैसे लिखना है। 7वां पद आप कैसे लिखते हो, A7 कितना दिया हुआ है आपका, A7 है 34, राइट। और दूसरी बात क्या दी हुई है कि A12 दिया हुआ है आपको 64, राइट। तो A7 का मतलब होता है, आप लिख सकते हो A+6D लिख सकते हो, बराबर 34 है, इक्वेशन 1 बन जाएगा। और इसे लिख सकते हो A+11D बराबर 64। आप क्या करिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 में से एक को घटा दीजिए, है ना। तो 11 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5D, और A एक कट जाएगा, बराबर में 64 में से 34 को आप घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 30। तो यहाँ से D बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। D का मान कितना है, 6 आ गया, राइट। अब जब D की वैल्यू 6 आ गई तो D की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए। तो 36 इसमें रखिएगा, जैसे मान लीजिए पहले ही क्वेश्चन में रखिएगा, तो A+6 × 6 यानी 36 बराबर 34। तो A का मान कितना आ गया, -2 आ गया, राइट। अब A बराबर -2 है, D बराबर 6 है, तो आपको क्या कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मतलब कि A10 की वैल्यू आपसे कह रहा है कि A10 क्या होगा। A10 का मतलब है आपका A+9D हो जाएगा, राइट। तो A की वैल्यू कितनी है, -2 है, और D की वैल्यू आपकी कितनी आई हुई है, 6 है। तो 9 छक 54 हो जाएगा, राइट। 54, और 54 में जब -2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 52। यानी A10 की जो वैल्यू आई वो आपकी क्या आ जाएगी, 52। देखिए तो 52 है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये आपका क्वेश्चन जो था 85 नंबर का, ये आपका 10th लेवल का क्वेश्चन था। आई थिंक ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, NCERT वाली, राइट। अब जो क्वेश्चन है 86, ये तो भाई 12th का क्वेश्चन है, ये आप इसमें कोई संदेह नहीं है, ये चीज़ आपने कभी देखी भी नहीं है। लेकिन फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे कहेगा कि दीर्घवृत्त दिया हो और उसकी उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए कहे, एक्सेंट्रिसिटी ज्ञात करने के लिए कहे, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो देखो मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ, आप उसको याद रखिएगा। एक्सेंट्रिसिटी किसकी, इलिप्स की। इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ दीर्घवृत्त। इसकी उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए, एक्सेंट्रिसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है B² बराबर A² 1 - E²। यहाँ E को ही इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसी का यूज होगा। यहाँ E को ही इसेंट्रिसिटी, देखो इसेंट्रिसिटी E से चालू हो रहा है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सिंबॉलिक रूप में यूज किया गया है, राइट। इसको देखो, अब यहाँ A और B क्या है, तो यहाँ पे ये जो मान होता है ना, इसको बोलते हैं A², और ये जो मान रहता है इसको बोलते हैं B²। आप इतना ही समझो, ठीक ना, आप इतना ध्यान रखिए। तो जहाँ पे A² है वहाँ पे 169 लिखेंगे, जहाँ B² वहाँ 144 लिखेंगे। तो यहाँ 144 बराबर 169 इंटू 1 - E²। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या करेगा, भाग करेगा, 144/169 बराबर 1 - E²। सो E² को इस तरफ लेके आओ, इस चीज को दूसरी तरफ भेजो, तो क्या बनेगा आपका, E² बराबर हो जाएगा 1 - 144/169। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका 169 - 144 बटे में 169। ये बचेगा क्या, E² बराबर, इसको जब घटाइएगा तो क्या बनेगा, ये 25 आएगा, 25/169, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट करिएगा तो 25 बटे में 169। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5, और 169 का हो जाएगा 13, यानी 5/13 जो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू आई, 5/13। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, 2 नंबर में ये विकल्प का ऑप्शन दिया हुआ है,
है ना। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये आपके स्तर का क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया बताया हुआ है एकदम स्पष्ट स्पष्ट रूप से कि रेडियन मेजर में किस तरीके से, जैसे ये देखिए डिग्री मेजर है और ये रेडियन मेजर में पूछ रहा है, तो आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाई 180 डिग्री से, है ना। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करिएगा, 5 से ये 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75 और ये कटेगा कितनी बार में, 12 बार में, तो आपका आएगा 5 पाई और बाई 12, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है, सो आंसर ए फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 पाई बाई 12। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो है थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जरूर, लेकिन ये है आपका 12th लेवल का क्वेश्चन, राइट। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे जो जो नियम लगने वाले हैं, जो फॉर्मूले लगने वाले हैं, उन फॉर्मूलों को पहले मैं लिखने चल रहा हूँ, राइट। तो एक फार्मूला तो लगेगा जो क्लास 10 का है ना। आपको आपने पढ़ा होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये जल्दी आप बताइए, ये होता है साइन थीटा, राइट। एक तो ये पहला इसका यूज होने वाला है, और दूसरा जो यूज होने वाला है, जिस फॉर्मूले को आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ, देखिए एक होता है फार्मूला, यहाँ मैं लिखने चल रहा हूँ, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, इसके फॉर्मूले की इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू इंटू में कॉस कॉस सी माइनस डी और बाई 2, ये वैल्यू होती है। और दूसरा जो फार्मूला इसी से रिलेट करके यहाँ पर लगने वाला है वो होगा साइन सी माइनस साइन डी, इसका मान जो होता है वो हो जाएगा, आपकी बार देखो उल्टा हो जाएगा, जब माइनस रहेगा तो यहाँ उल्टा लिखा जाएगा, उल्टा का मतलब है कि कॉस पहले आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी और बाई 2 इंटू में लिखते हैं हम लोग साइन सी माइनस डी बाई 2, जहाँ सी और डी क्या है, ये एंगल है, ये कोण है, ये वाले कोण है। अब देखो सबसे पहले तो इसको हमको इस वाले फॉर्मूले के रूप में बदलना है, ठीक है। तो बदलेंगे कैसे, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे cos 20 है, cos 20 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका यूज करके, तो cos 20 को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसे लिख सकते हैं, cos 20 को लिख सकते हैं cos 20 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, cos 90 माइनस 70, तो इसको लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री। जैसे ही आप cos 20 की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन 70 डिग्री, तो हमें हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी, ये जानते हो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री और डिवाइडेड बाई नीचे में भी cos 20 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अब आप इस फॉर्मूले को जो मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, इन फॉर्मूले पे देखिए, तो सबसे ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो साइन सी प्लस साइन डी के जैसा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन, अब देखो 70 और 20 जोड़ेंगे तो 90, 90 का आधा कर देना, देखो सी प्लस डी बाई 2, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इंटू कॉस, कॉस की जगह पे सी माइनस डी, सी कितना है 70, डी कितना है 20, 70 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 50, 50 का फिर आधा कर देना तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री, राइट। और नीचे में देखो क्या आएगा, नीचे में अब पहले कॉस आएगा, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, मतलब हो जाएगा 70 प्लस 20, 90 का आधा 45 डिग्री, और इंटू में साइन, साइन क्या आ जाएगा 25 डिग्री। इन दोनों फार्मूलों को हमने अप्लाई किया। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और साइन 45 से कॉस 45 के मान दोनों के बराबर होते हैं, इसलिए आपके ये वैल्यू भी डिवाइड यानी कट जाएंगी। बचेगा क्या आपका, ये जरा देखो, यहाँ बचता है ऊपर में कॉस 25 डिग्री बचेगा और नीचे में बचेगा साइन 25 डिग्री। अब आपको एक फार्मूला 10 में भी पढ़ा होगा कि कॉस बटे साइन क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है कॉट, क्या लिखेंगे कॉट 25, लेकिन अब कॉट 25 तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, सारा का सारा tan में बदला हुआ है, तो कॉट 25 डिग्री को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कॉट 90 डिग्री माइनस 65, 65 में जब 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा ना। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये बन गया कॉट 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, तो बन जाता है tan 65, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है tan 65 डिग्री, राइट। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को बनाना है, आप इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन जैसे आएंगे तो आप उनको तुरंत ही हल कर पाएंगे, राइट।
चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। बताया था कि मैंने जैसे कोई इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस रूट के भीतर में माइनस वन। इसी चीज का यूज कर देना है अब की वाले क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर जीरो लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस दो, तो यक्स बराबर रूट के भीतर में माइनस दो हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस, राइट। तो अब माइनस दो को किस तरीके से लिख सकते हो, एक्स बराबर रूट के भीतर में, ये प्लस माइनस तो है ही, माइनस वन इंटू टू लिख सकते हो। तो इसे क्या लिख सकते हो, रूट के भीतर प्लस माइनस, रूट के भीतर में माइनस वन इंटू में रूट के भीतर में टू, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये अब ये देखो, जो ये मान है रूट के भीतर में माइनस वन, इसको क्या कहते हैं, इसको आयोटा कहा जाता है। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस टू आयोटा, राइट। तो x का मान क्या निकल करके आता है, प्लस माइनस टू आयोटा, है ना। टू आयोटा नहीं, सॉरी, यहाँ पर रूट टू है, यहाँ क्या है, रूट टू है, तो ये बनेगा रूट टू आयोटा, राइट। सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये आपका x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट टू आयोटा। कौन से ऑप्शन में है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर, ये भी क्लास 12 का क्वेश्चन है ना, ये भी क्लास 12 का क्वेश्चन है। तो आपको लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको भी सॉल्व कराता हूँ, आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, ये बाइनोमियल क्वेश्चन, बाइनोमियल थियरम जो होती है 12th में, वहाँ का क्वेश्चन है। ये जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब इसका जो होता है वो होता है, आपको देखो कैसे, कुछ भी नहीं पता उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाओगे। देखो कैसे, इसका हल जो होता है, इसका एक्सपेंशन मैं लिखने जा रहा हूँ, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस ऐसे चलता जाता है। मान लीजिए एन सी फोर एक्स की पावर फोर प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये लिखा जाता है। अब जरा सा आप अपने कॉमन सेंस का यूज करो, है ना। अब ये जो वन प्लस एक्स की पावर एन है, इसका एक्सपेंशन ये लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन ये लिखा हुआ है, राइट। अब जो पहला पद है, पहले पद पे जरा गौर देना, है ना। ये पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ऐसे आप समझते थे ना, फर्स्ट टर्म में यहाँ नीचे में क्या आया हुआ, जीरो। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब x की पावर क्या है, जीरो है। और ये है आपका सेकंड टर्म, ध्यान देना, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में यहाँ पे क्या आया, वन आया है, जबकि इसकी घात भी वन है, राइट। ये वाला टर्म कौन सा, ये कौन सा पद है, ये है आपका थर्ड टर्म, राइट। ये है आपका फोर्थ टर्म, ये है फोर्थ है, फोर्थ है, तो यहाँ पे थ्री आया, यहाँ पे थ्री आया, मतलब एक कम हो जा रहा है। जौन से नंबर वाला पद कह रहा है उससे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही इसने क्या कहा कि आरवां पद है ना, आरथ टर्म, देखो आरथ टर्म बोल रहा है ना, तो आरथ टर्म कह रहा है, तो जाहिर सी बात है, तो क्या बनेगा, एन तो हर जगह सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ से, तो सबसे पहले एन बनेगा सी। लेकिन नीचे में जो था, जैसे चार फोर्थ कह रहा है तो यहाँ थ्री आ रहा है, यहाँ आर कह रहा है तो यहाँ नीचे में क्या आएगा, आर माइनस वन आएगा। और यक्स की घात भी क्या आएगी, चार कह रहा था तो यक्स की घात तीन, तीन कह रहा है तो x की घात दो, दो कह रहा है तो x की घात एक, यानी इनटू में x की घात क्या आएगी, r माइनस वन। तो ये जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, आरथ टर्म हो जाएगा। आप देख लीजिए ये जो वैल्यू है कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका मिल जाएगा एन सी आर आर माइनस वन इंटू एक्स की पावर आर माइनस वन, ऑप्शन नंबर 2 में है। ये आपका आंसर हो जाएगा 100% करेक्ट, राइट। तो बेटा आप जो है क्या करना, इस एक्सपेंशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली है तो 12th वाले, अब आप पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी देखो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ से कुछ सही वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग चलेंगे। अब तो हमने आपको जो पढ़ाया हुआ है क्लास 10th के लेवल का ही, क्लास 10th में ही सारी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन अब ये हैं आपकी क्लास 12th की चीज़ें। फिर भी जहाँ हम कुछ नहीं जानते वहाँ कुछ करके आएंगे जरूर, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 91, राइट, कह रहा है सेवेंथ टर्म ऑफ अ जीपी। ये देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका 12th का है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ना, जीपी बोलते हैं। आपने यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ा हुआ है, मैं आपको बताया भी था क्लास में मैंने कि आगे चल करके आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़िएगा। फिर भी कोई बात नहीं, जैसे एपी होती है वैसे ही जीपी होती है। मैं यहाँ पर आप कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी जितना बता रहा हूँ उतना आप ध्यान दीजिएगा, तो गारंटीड आप इस सभी क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा, है ना। तो जहाँ पर एपी में एनवा पद का फॉर्मूला क्या आप पढ़े थे, एपी में आप एनवा पद का फॉर्मूला पढ़े थे, है ना।
एपी में एनवा पद का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, ये रहा है ना। एपी में हमने पढ़ा था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, राइट। ये एपी का एनवा पद होता है। अगर जीपी रहेगी तो ये एपी का है। अगर जीपी कहे यानी गुणोत्तर श्रेणी कहे, इसमें क्या होते हैं, सभी पद किसी खास संख्या के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आते हैं, मल्टीप्लायर के रूप में आते हैं, मल्टीप्लाई कर करके बनते हैं। तो इसका जो ए एन होता है यानी एनवा पद होता है वो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। जहां ये डी जो है इसे क्या कहते थे, सार्व अंतर कहते थे, इसे क्या कहते थे, सार्व अंतर। यहां पर ये जो आर है इसे कहते हैं सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। इसमें अगले वाले पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को घटाते थे, इसमें अगले वाले पद से उसके ठीक पहले वाले पद को क्या कर देंगे, पहले वाले पद से भाग दे देंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, जैसे अब इसमें कह रहा है कि सातवां पद 4 था, है ना। इसमें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, आप इंग्लिश वाले को देखिए। इफ सेवेंथ टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स, सातवां पद जो है वो 8 गुना है किसका, फोर्थ टर्म के। यानी कि जो A7 है वो फोर्थ टर्म का 8 गुना है, यानी A इंटू A4, 8 इंटू A4। ये आपको कंडीशन ये दिया हुआ है ना। इसी पे सब वैल्यू बैठा देनी है। A7 यहाँ से अब इस फॉर्मूले का यूज करके A7 बताओ तो क्या बनेगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, एन की जगह पे हम लोग 7 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, बराबर 8 इंटू ए आर की पावर 3। आर की पावर 3 से ये देखो ये कटेगा तो यहाँ पे घात 3 बचेगी। अब उसके बाद यहाँ ए से ए भी रिमूव हो जाएगा, यानी आर की पावर 3 बराबर क्या आ गया, 8। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 2, है ना। क्यों, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। अब आधार समान होगा तभी घात समान है अगर, तो इसका मतलब इनके बेस भी समान होने वाले हैं, यानी आर का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो उसी आर को ही हम लोग सार्वनुपात कहते हैं। इस तरीके से देखा आपने क्या, कितना आसानी से क्वेश्चन ये बन गया, है ना, सिंपल। आपने पढ़ा नहीं है इसलिए बेटा आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ इतना ध्यान रखिएगा। फिर भी ये क्वेश्चन अगर ऐसे ही डिजाइन के आए ना तो पक्का आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाइएगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 92। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इफ 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 और ax प्लस 9y प्लस 1 बराबर 0 आर परपेंडिकुलर देन फाइंड ए। अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी कक्षा 11-12 का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ये रेखा का क्वेश्चन है, लाइन का क्वेश्चन है। तो जब भी कोई रेखा, जैसे आपको ये रेखा का आपने स्लोप फॉर्म पढ़ा होगा, y बराबर mx प्लस सी रूप का समीकरण, है ना, इसके रूप का समीकरण। तो इसमें जो m होता है इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को आपको इस रूप में, यानी ये जो समीकरण हमने यहाँ लिखा हुआ है इस वाले समीकरण के रूप में बदल देना है ना। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जब भी लिखा हो तो इसको जैसे ही उस रूप में बदलेंगे तो देखो क्या बनेगा। यहाँ 4y को उधर लिखेंगे तो 4y बराबर क्या बनेगा, 3x प्लस 7, या फिर y बराबर 3/4 इंटू एक्स और प्लस का 7/4, ये मिला। ये जो 3/4 है यही है इसका स्लोप, किसका, इसका स्लोप है, जिसको हम लोग कहते हैं m1 बराबर 3/4, है ना। अब इसी तरीके से जब आप इसको बदलिएगा तो इसको बदलने पे आपको क्या मिलने वाला है, ये देखिए 9y बराबर हो जाएगा ax प्लस 1, है ना। वो भी कैसा, -9y लिखना पड़ेगा क्योंकि 9y को हमने बराबर के इधर भेजा है। सो यहाँ से y बराबर क्या बन जाएगा, -a/9 इंटू एक्स, इतना आएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, 1/-9, राइट, इतना आएगा। अब यहाँ से ये जो मान है ये वाला क्या है आपका, दूसरा वाला स्लोप है, यानी m2 हम लोग कहते हैं इसको, -a/9। अब ध्यान देना, जब कोई दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं तो उनकी कंडीशन होती है, लंब होने की कंडीशन होती है कि उनके जो स्लोप होते हैं m1 इंटू m2, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 होता है। ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा। m1 और m2 आपने कैसे निकाल ही लिया हुआ है। m1 कितना है, 3/4 इंटू में m2 कितना है, -a/9, बराबर कितना आना चाहिए, -1। इस माइनस से ये माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 के 3, 3 तिया 9,
अब यहाँ पे देखेंगे 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो a बाई 12 बराबर 1। सो a बराबर कितना आ गया, a का मान आ गया आपका 12 आ गया। है यहाँ पे कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर 4 है आपका, तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। और किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ये हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, किस रूप में आपको इस्तेमाल करना है, यहाँ पूरी तरीके से इसको विस्तृत रूप से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वृत्त से। ये भी कक्षा 12 का क्वेश्चन है, क्लास 12 का क्वेश्चन है, फिर भी डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। राइट, तो ध्यान देना, ऐसे डिजाइन का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वृत्त का जो सामान्य समीकरण होता है वो देखो ऐसे लिखा रहता है। मैं लिखने चल रहा हूं यहाँ पे, इस तरीके से रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2gx प्लस, ये समझ लो फॉर्मूला है ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, है ना। ये एक जनरल इक्वेशन है, किसका? वृत्त का सामान्य समीकरण है। इस वृत्त का जो केंद्र होता है, इसका क्या केंद्र? इसका केंद्र होता है -g और -f, है ना। और इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला, यानी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालेंगे इस g का स्क्वायर कर देंगे प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, यहाँ पे जो सी आया था, ये जो सी है, इस सी का मान वहां रख देंगे। इन दोनों का मान आपको, इन दोनों फार्मूलों की जरूरत आपको पड़ती रहेगी, इनको आप नोट कर लीजिए साइड में। अभी के लिए हमारे पास क्या कह रहा है, इसका केंद्र कह रहा है, तो बराबर के उधर जो 5 है इसको यहाँ -5 कर दो और ये ऐसे बराबर 0 कर लो। अब क्या करना है, यहाँ पे जो रहेगा इसका आधा कर दो। इसका आधा कितना हो जाएगा, -4। इसका आधा कितना हो जाएगा, -2। अब इन्हीं में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -g तो क्या बन जाएगा, 4, 2। यही आपका सेंटर हो जाता है, यानी केंद्र हो जाता है। ठीक ना, तो ये देखो -g -f आपका निकल गया। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आंसर क्या बन जाएगा, 4, 2। कौन सा वाला है, 3 नंबर में ये आपका सही लिखा हुआ है, 4, 2। ठीक है, अब अगर इसी में त्रिज्या कह देता निकालने के लिए, तो ये 4, 2 तो आया हुआ था, और सी का मान कितना था, यहाँ पे सी का मान हो जाता -5। और रेडियस अगर निकालने के लिए कहता तो आर बराबर क्या हो जाता, जी स्क्वायर, मतलब 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 4 का हो जाएगा 16 प्लस 2 का हो जाएगा 4, और माइनस का 5, है ना। माइनस का 5 नहीं रहेगा, माइनस का -5 रहेगा। माइनस तो एक पहले से है, और -5 इसकी सी की वैल्यू है, तो हो जाएगा 16 प्लस 4 और -5 स्क्वायर रूट के भीतर में 16 4 20 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, है ना। 20 में से, यानी स्क्वायर रूट के भीतर में 15, ये आपकी डिस्टेंस आ जाती है, किसकी, रेडियस हो जाती है। फिलहाल आगे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे है, इसी इक्वेशन में आपको रेडियस पूछा हुआ है। अब देखिए 94, ये 3D का क्वेश्चन है 12th का, लेकिन आपको जो मैंने 2D में बताया हुआ है दूरी फार्मूला, वही लगा देना है। दूरी फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, स्क्वायर रूट के भीतर में 1 -4, तो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -2 -1, क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 3 -2 हो जाएगा, तो -2 करेंगे तो प्लस का 5 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 5 का हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 25, है ना। 25 25 50 और 50 9 59, 59 स्क्वायर रूट के भीतर में 59, ये आपकी डिस्टेंस बन जाएगी। देखो कुछ नहीं करना है, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें तीसरा जो आ गया कोऑर्डिनेट वो है z, तो लिख देंगे z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के भीतर। आगे कह रहा है इफ मीन ऑफ 100 टर्म्स, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 100 पदों का माध्य 50 है, 100 पदों का माध्य 50 है, तो सभी पदों का योग, आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए a1 जो पहला पद है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कहाँ तक, ये हैं आपके 100 पद, यानी a100, इनका जो माध्य है तो क्या लिखेंगे, 100 है तो 100 डिवाइडेड बाई 100 बराबर क्या है, दिया हुआ है 50, है ना। अब जैसे ही 100 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इधर क्या बचा हुआ आपको मिलेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन a100, यानी 100 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, 50 इंटू 100, दैट मीन्स 5000, है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 5000, ऑप्शन नंबर
1 जो है वो सही हो जाएगा, है ना। अब अगला कह रहा है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्लास 12 का ये, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, है ना। ये एक सर्कल है, कोई भी जीवा जब खींची जाएगी तो वो दो बिंदुओं से होकर के बनती है। तो ये जो दो है, दो दो खास है ना। दो बिंदुओं को जोड़ने से एक रेखा बनती है, यानी कि एक जीवा बनेगी। ऐसे ही इस वृत्त के ऊपर कितने बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, ये इन बिंदुओं की संख्या है 21। इन सभी 21 बिंदुओं को आपस में जोड़ने से कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उस फॉर्मूले को लगाएंगे। क्या करिएगा, लिखेंगे n, n की जगह पे ये जो वैल्यू है इसको हम लोग n कहेंगे, है ना। तो ये क्या है आपका 21c, 21c और नीचे में 2 लिखेंगे। इसका मान जो होता है, ध्यान रखना, एक फॉर्मूला यहाँ लिखने चल रहा हूँ, NCR, इसी पे इसको ओपन कर देना। NCR होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना। इसी फार्मूले पे यहाँ इसको लिखेंगे तो 21 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना, बराबर ऊपर में 21 फैक्टोरियल है ही, नीचे में 2 फैक्टोरियल लिखा जाएगा और इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, 21 में से 2 जाएगा तो 19 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जरा सा हमको इस फैक्टोरियल नाम की चीज को समझना है। आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 1। 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि ये जो ऐसे बिंदी जैसा लकीर और उसके नीचे बिंदी बना हुआ है, ये चीज, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। यानी कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से। अब हम समझ रहे हैं कि आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। ऐसे ही 21 को लिख सकते हैं 21 गुणे 20 गुणे 19। अब आगे ज़्यादा लिखना नहीं है, 19 फैक्टोरियल लगा दीजिए, है ना। और नीचे में 2 गुणे 1, 2 फैक्टोरियल का मान हो गया, गुणे में 19 फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये 19 फैक्टोरियल से कट जाएगा, बराबर क्या आएगा, ऊपर में आएगा 21 गुणे 20, 21 गुणे 20 और बटे में क्या आएगा, 2, 2 आएगा ना। 2 से ये 1 बार में और ये 10 बार में, तो आंसर क्या बन जाएगा, 210, 210, है ना। कहीं पे ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में था, है ना। ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है 210, ये सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एक खास खास फार्मूले, जो भी जरूरत पड़ रही है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चल रहा हूँ। आप इनको साइड में आप अपने नोट्स अपनी कॉपी में एक प्रकार से नोट भी करके रख सकते हो, ताकि आपको हेल्पफुल हो। 97 है तो क्वेश्चन कहने के लिए क्लास 10 का, लेकिन जो इसका लेवल है वो लेवल है आपका क्लास 12 का, है ना। क्योंकि इस तरीके के फॉर्मूले आपके क्लास 10 में नहीं है ना। फॉर्मूले का अब देखिए, मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझाते चलता हूँ, ध्यान देना बेटा। जिस तरीके से कह रहा है कि सम, ये जो चीज़ दी हुई है ये आपकी एस एन दी हुई है, ठीक। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप एस एन माइनस 1 निकाल लो। एन माइनस 1, जहाँ एन है वहाँ एन माइनस 1 लिख देना है। तो सबसे पहले एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। बराबर क्या करेंगे, एन माइनस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन कर दीजिए, तो बनेगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n हो जाएगा ये, और माइनस 2 हो जाएगा, राइट। अब यहां से ये आपका क्या बन जाएगा, एस एन माइनस 1 का मान क्या आएगा, एन स्क्वायर, और ये माइनस 2n और प्लस 2n मिलकर के 0 हो जाएगा, माइनस 2 और ये प्लस 1 है तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1। ये एस एन माइनस 1 का मान आ गया, ठीक है। और एस एन का मान आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर्मूला अब लिखने चल रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी आप एस एन माइनस 1 करते हैं तो ये जो मान आता है ये आपका और कुछ नहीं ए एन आता है, यानी उस एपी का एनवां पद आ जाता है, ठीक है। कब निकलता है, जब आपका एन पदों का योग दिया होता है, तब आपको उसके एनवें पद को निकालने का ये तरीका, ये फॉर्मूला होता है। तुरंत ही हमने एस एन माइनस
यानी ए एन निकालने के लिए क्या कर देंगे, एस एन माइनस वन वाला मान रख देंगे। एस एन का मान कितना है, एन स्क्वायर प्लस 2n है, माइनस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, तो ये मान क्या आएगा, देखो यहाँ से एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये एन स्क्वायर से कट जाएगा। सो आंसर में क्या बनेगा, 2n प्लस 1 आ जाएगा आपका, है ना। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा वाला है, ए एन, तो ये है आपका पहला वाला 2n प्लस 1, राइट। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग 98 है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखो यही आपकी रेडियस पूछ रहा है यहाँ पर, फिर से आ गया है। तो सबसे पहले इसका सेंटर हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। इसका सेंटर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका सेंटर आपका अभी पीछे हमने निकाला हुआ था, इसका आधा कर दीजिए तो -4, इसका आधा -2, तो -g-f होता है, ये आपका मान होता है g, ये मान हो जाएगा f। तो सेंटर क्या होता है, -g-f होता है, राइट। तो सेंटर का मान क्या आ जाएगा, -g करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और कामा 2। रेडियस के लिए हमको क्या करना है, और यहाँ से c का मान कितना है, c बराबर -5 है ना, ये देखो -5। तो रेडियस में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ जी का मान इतना है, एफ का मान इतना है, और माइनस सी। तो यहाँ पे देखो मान बैठा देते हैं, शायद इसके पहले हमने जो सॉल्यूशन में वहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी थी, वहाँ शायद मिस्टेक हो गई है, लेकिन आप उसको सुधार लीजिएगा, है ना। तो जी स्क्वायर की जगह पे हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस एफ स्क्वायर, एफ की जगह पे 2 है तो ये हो जाएगा 4, माइनस, यही गलती हो गई थी, सी की जगह पे क्या लिखेंगे, -5, और हमने डायरेक्ट लिख दिया है शायद। यहाँ पे ये देखिए 16 4 20 हो जाएगा, और प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 5, ये हो जाएगा 25, जो कि आएगा 5 मात्रक, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं यही शायद मिस्टेक कर गया था, भूल गया था, ध्यान से उतर गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये दो बिंदु हैं जो कि एक रेखा है, ये 3D का क्वेश्चन है। तो आप इसको जैसे आपने 2D में, यानी मैंने क्लास 10 में आपको समझाया था, दो बिंदु रहते थे x, y, वैसे यहाँ x, y और z आ जाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, ये देखो एकदम वही फार्मूला लगने वाला है। ये देखो ये दो बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो क्या क्या है, 3 3 7 है, और दूसरा पॉइंट जिसका वैल्यू है 8 3 और 2, राइट, 8 3 और 2, ये दोनों मान हो गए। यहाँ पर P कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है x, y और z, इसी की वैल्यू आपको निकालना है। जो इस रेखा, ये अगर A है ये B है, जो A रेखा AB को इन किस अनुपात में बांटती है, 2:3, यानी कि ये वाली लाइन ये 2 है और ये 3 है। मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको फॉर्मूले को बैठाते हैं ताकि गलती ना हो। तो 2 को आगे की तरफ और 3 को इस वाले में आपको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से चलना है। तो x निर्देशांक मैं डायरेक्ट यहाँ लिखने वाला हूँ, देखो x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट यहाँ जो 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 3 से, 3 3 9, है ना। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले x2 वाले कोऑर्डिनेट से होगा 8, यानी 8 दूनी 16 प्लस का 16, और बटे में क्या हो जाता है 2 + 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, है ना, कॉमा। इसी तरीके से y वाला कोऑर्डिनेट, तो यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3 9, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे y2 है ना, 3 है, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, और बट्टे में 2 और 3 का प्लस कर देंगे, 2 3 5, कॉमा करके। अब जेड वाले को निकालने के लिए चलना है, तो हमको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21, और फिर उसके बाद जो है हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 दूनी 4, 21 + 4, और बटे में क्या लिखेंगे 5, 2 धन 3। अब जरा ध्यान दे रहो, 16 9 25, 25 को 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 5, कॉमा लगा के, 9 6 15, 15 को 5 से भाग लगाएंगे 3, फिर कॉमा लगा के, 21 4 25 को 5 से भाग लगाएंगे तो 5, है ना। तो 5 3 5 ऐसा कोई ऑप्शन है, तो है ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा ये फॉर्मूला वही है 2D वाला, बस यहाँ पे एक डायमेंशन यानी जेड जो कोऑर्डिनेट है वो आपका बढ़ गया। तो सेम वैसे ही जैसा हमने एक्स वाई के लिए फॉर्मूला लगाना है, वैसे ही जेड वाले के लिए भी अप्लाई कर देना है, राइट। तो चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है इफ मीन ऑफ 15 टर्म इज 6 एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। ये देखो अभी पीछे पीछे वही क्वेश्चन था, 15 पदों का माध्य 6 है
है ना। तो सभी पदों का माध्य क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6, 15 इंटू 6, 15 छक्का 90, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी ऐसे ही बनाया हुआ है। आगे कह रहा है 70 व्यक्तियों के समूह में, ये भी क्लास 12 का है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ये वो लोग हैं जो कि आपकी कॉफी वाले हैं और ये कुछ लोग हैं जो कि आपकी टी पसंद करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जो कि दोनों पसंद करते हैं, है ना। तो यही दोनों वाली संख्या आपको पूछ रहा है, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये जो मैंने अभी कलर किया हुआ है रेड कलर से बीच वाला हिस्सा, इसको इंटरसेक्टिंग पार्ट बोलते हैं। मतलब कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, यानी कि जो कॉफी भी पीते हो और चाय दोनों पीते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी का सॉरी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये ए यूनियन बी का मतलब होता है ये टोटल, ये होता है टोटल। टोटल कितने हैं, 70 हैं, है ना। जिसमें से एन ए हो गया आपका 37 कॉफी वाले ए, बी क्या है आपका 52 हो जाएगा चाय वाले, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो है आपका दोनों। तो कितने, ये देखो कॉफी और चाय दोनों, है ना। ये वाले कौन है, ये वाले हैं आपके इंटरसेक्शन वाले। तो जैसे ही आप इस इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को यहाँ लाएंगे और इस वाले को इसकी जगह पे ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, यहाँ मैं लिखने चल रहा हूँ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, है ना। तो यहाँ पे अब सबका मान रख दो, एन ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 37 प्लस 52 और माइनस ए यूनियन बी कितना है आपका 70 है। तो 37 और 52 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 3 8, 89 माइनस 70 बराबर कितना आएगा, 19 आ जाएगा। ये 19 लोग ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। सो इसका आंसर आपका कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 19 इसका सही हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए कह रहा है कि एक tan x का मान दिया हुआ है आपका, tan x की वैल्यू दी हुई है -5/12। तो tan x क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में आपका ये लंब बटे क्या दिया हुआ है, आधार। ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें लंब बटे आधार, लंब कितना है -5 है, आधार कितना है 12 है। तो आप समझ पाएंगे 5 12 है तो ये वाला इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये त्रिभुज का मैंने नाम दे दीजिए। तो कह रहा है कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में, फाइंड साइन एक्स। ध्यान दीजिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ये ASTC फार्मूला, ASTC। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो सेकंड में कह रहा है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव ही आने वाला है। तो आप इसको वैसे लॉजिकली भी समझ सकते हो कि सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, यानी ये दो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन से भी आप ऐसे जज कर सकते हो, है ना। और साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन एक्स। ये वाला अगर कोण आपका एक्स था तो आपसे कह रहा है कि साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13, तो साइन का मान हो जाएगा 5/13, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लेने वाले, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। टेन कॉट ये सब चीजें क्या होंगी, कॉस, ये सब जो है आपके नेगेटिव होंगे, लेकिन साइन और उसका उल्टा कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 103 103 पे, ये आपका फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, देखो कह रहा है कि दिस इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखने चल रहा हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लिखा हुआ है a प्लस आई बी, ये बराबर है c प्लस आई डी के, है ना। ये तभी बराबर होता है, ये तभी बराबर होगा जब a बराबर c हो और b बराबर d हो, है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये a हो गया, ये आयोटा है और ये वाला हो गया b, है ना। और जीरो को क्या लिख सकते हो, जीरो प्लस आयोटा टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं इसको 0 प्लस आयोटा b, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ तुलना कर देनी है, सॉरी b की जगह नहीं, 0 इंटू 0 प्लस आयोटा इंटू 0 ऐसे लिखेंगे।
ठीक है, तो तुलना करेंगे यानी आयोटा के पहले जो नंबर है वो इसके साथ में कंपेयर होगा और इसके पहले वाला नंबर इसके साथ में कंपेयर होगा तो बराबर हो जाएगा। यानी कि 3y-2 बराबर 0 कर देना है, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा 2/3। और जैसे ही 7-2x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 7/2 आ जाएगा। तो 7/2 x का मान हो जाएगा और y का मान 2/3। तो 7/2 और 2/3 हो जाएगा y का मान। ये कौन से ऑप्शन में है आपका, x 7/2 y 2/3, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये सही हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरीके से जब भी कंपेयर करना होता है तो इस नियम का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये भी 12th का ही क्वेश्चन है। इसमें तो मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन 12th के ही दिख रहे हैं। कह रहा है कि ABC AP में है ना। अगर कोई नंबर AP में है, कोई 3 नंबर AP में है, तो उसका नियम ये होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि अगर ABC AP में है तो हम लोग लिखते हैं कि 2, जैसे ABC ये तो बीच वाला जो होता है 2B बराबर लिखा जाएगा इसको A+C, है ना, इस तरीके से लिखते हैं। आगे कह रहा है कि B+C C+A A+B किस में होने वाला है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 अगर कह लेंगे तो अब यहाँ से इसी को अगर हम मानते हैं कि ये AP में है तो क्या होना चाहिए, इसका बीच वाला जो नंबर होगा उसका 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स C+A किसके बराबर होना चाहिए, ये और ये इन दोनों के योगफल के बराबर आना चाहिए, है ना। ये चीज दी हुई है कि ये ABC AP में, तो पक्का ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। अब हमको कह रहा है कि इसको चेक करना है कि किस में होगा, तो 2 टाइम्स C+A के बराबर होना चाहिए A ये वाला और इन दोनों का योगफल, यानी लिखेंगे B+C+A+B। अगर इनका सम जो है इस वाले नंबर के इसके बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे कि ये तीनों नंबर जो दिए थे ये भी किस में होंगे, AP में होंगे, क्योंकि AP की कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो यहाँ से B और B मिलकर के हो जाएगा 2B+A+C, राइट। अब 2B की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A+C और प्लस A+C पहले से ही है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स A+C, और यही चीज़ आपकी यहाँ पे ये दी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये अभी आपका किस में है, AP में है, ये GP में नहीं होगा। सो आंसर आपका फर्स्ट ही होने वाला है AP, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 105 नंबर। ये देखिए फॉर्मूला है, आपने 10 में भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन के रूप में है समेशन। ये देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है यही फॉर्मूला होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 यानी 106 नंबर पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला, है ना। ये भी क्वेश्चन 12 का है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। तो पैराबोला का ये जो डिज़ाइन है ये वो डिज़ाइन है जैसे लिखा हुआ है x² बराबर -4ay, ये ऐसे एक 3-4 टाइप के पैराबोला होते हैं, उनमें से इस वाले टाइप का ये पैराबोला आपका दिया हुआ है। इसका जो ग्राफ बनता है ये एक्चुअली ये जो पैराबोला बनता है वो ऐसे बनता है। देखो मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फोकस क्या होता है, फोकस ये जो अक्ष होगा यहाँ पर ये होता है फोकस F। इस वाले के लिए मैं अभी फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पे बैठाता हूँ उसको। तो इसका फोकस क्या होगा, ये कौन सा एक्सिस है, ये आपका वाई अक्ष है ना। वाई अक्ष पे जो कोई निर्देशांक होता है वो किस तरीके का दिखता है, वो होगा 0, वाई लिखा जाएगा वाई का, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो यहाँ पर ये लिखा जाता है माइनस का a, राइट। ये होता है फोकस। तो फोकस क्या हो जाएगा आपका, a 0, -a होगा, है ना। लेकिन अब यहाँ से अब इसकी इस वाले की तुलना करनी है इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पे 4a, देखो 4a बराबर क्या दिया, 4a की जगह पे क्या लिखा हुआ है आपका 9 लिखा हुआ है। 4a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, राइट। तो a का मान आ गया 9/4, इसलिए जो फोकस होगा, फोकस 0, -a होता है, a का मान है 9/4, तो क्या बन जाएगा -9/4। तो आंसर क्या बन जाएगा 0, -9/4। कौन से वाले में है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका लिखा हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब ये देख, ये आया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 107 है, 107 नंबर, ये आपके 10th लेवल का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन जो है वो 10th का है। देखिए सिंपल सा है, देखते ही आंसर बना दोगे। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आपको कह रहा है कि AB और AC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये देखिए AB
ये जो रेड से मैं बना रहा हूँ ए बी और ए सी ये बराबर है, तो पक्का बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला जो कोण है इसके बराबर होने वाला है, राइट। और आपको दिया हुआ है कि ये कोण कितना है, ये है 50, तो पक्का ये वाला भी क्या बन जाएगा 50, ये 50 50 100, तो ये वाला कोण ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाला कितना 100 100 ये बन जाएगा 80 डिग्री। ये 80 है, एक ही चाप के द्वारा, एक ही चाप BC AC BC के द्वारा एक वृत्त के एक ही ओर है ना परिधि पर यहाँ पे कोण जो बन रहा है ये दोनों बराबर होंगे। ये 80 है तो ये वाला भी 100% क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ये क्लास 10 का है, देख करके आप आसानी से बना सकते हो। आगे कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, तो आप पहले इन मैजिकल नंबर्स पे नजर डालो। ये मैजिकल नंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन नंबर्स में एक खास रिलेशन होता है ना। ये जो नंबर्स होते हैं ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम पे फिट बैठते हैं। जैसे कुछ खास खास नंबर होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला तो एक हो गया 3 4 और 5, इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हो गया 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। एक और नंबर बताते हैं, जैसे 12 हो गया, 13 हो गया और 5 हो गया। ये तीनों नंबर जब भी आ जाएं समझ जाना कि ये आपका क्या बना, किस पे, पाइथागोरस प्रमेय पर ये फिट बैठेंगे। यानी कि ये तीनों अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो पक्का वो त्रिभुज कैसा बनेगा, वो त्रिभुज हमेशा और हमेशा एक समकोण त्रिभुज होता है, राइट। तो यहाँ से तो हमको पता चल गया कि ये जो भुजाएं हैं ये किसी समकोण त्रिभुज की हैं। समकोण त्रिभुज, ये देखिए, है ना। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो पक्का ये वाली बड़ी भुजा आपकी 5 बनने वाली है। आगे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है। कोई त्रिभुज है, जैसे इस त्रिभुज के मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु ये हो गया, और इन मध्य बिंदुओं को जैसे आप जोड़ देते हो, है ना, तो ये जो एरिया बनता है, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, इसका ये जो एरिया होता है पूरे त्रिभुज के एरिया का, यानी ABC, ये पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है जानते हैं, 1/4 हो जाएगा। अगर ये DEF है तो 1/4 गुणे एरिया ऑफ क्या बन जाएगा ABC, मतलब पूरे ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाता है। तो पूरा ABC त्रिभुज, ये देखिए हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, तो इस, अगर ये ABC है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABC कितना बनता है, ये बन जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है 3 और गुणे में 4, है ना। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले त्रिभुज का एरिया है। लेकिन इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे इसका ये मिड पॉइंट यहाँ यहाँ अगर हो जाए, तो ये जो त्रिभुज बनेगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वाले का 1/4, तो उसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा 6/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या, 2 3 6 और 2 दूनी 4, मतलब 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा सही। तो 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राइट। तो ये 9 क्लास की प्रॉपर्टी है, आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी आपका 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हम कह सकते हैं पक्का। अगला क्वेश्चन है, ये भी 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। प्रदत्त चित्र में ये OABC एक समचतुर्भुज रोम्बस है, जहां 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसपे ABC 3 शीर्ष दिए हुए हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये वाली जो साइड है ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये वाली भी क्या है, त्रिज्या है ना। ये सब त्रिज्याएं हैं। अब आपको क्या कह रहा है, और त्रिज्या की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो भुजा है ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये वाली भी 10 है। अब ध्यान रखना, और ABCD क्या है, ABCD क्या है, एक रोम्बस है। और रोम्बस की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं आपस में बराबर। ये 10 है तो पक्का ये वाली भी क्या बनेगी, ये भी 10 बनेगी, और ये वाली भी भुजा क्या होगी, ये भी 10 होगी। अब ध्यान दीजिए, ये दो जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे, समरूप बनेंगे, और उनकी साइज भी एकदम सेम है क्योंकि सभी की भुजाएं जो है बराबर है। और कैसा, तीनों भुजाएं बराबर है, मीन्स कि ये त्रिभुज जो बनेगा वो समबाहु त्रिभुज है। तो आपको क्षेत्रफल याद ही होगा, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा A होती है उसका होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो आपको निकाल देना, ऐसे कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं, तो इसको 2 गुना कर दीजिए, इंटू में 2 टाइम्स, तो बराबर 2 गुणे √3/4 इंटू भुजा कितनी है, भुजा है हमारी 10, है ना। तो यहाँ से ये कटेगा, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, है ना।
और एक चीज़ और है, यहाँ पे 10 भी रहेगा क्योंकि भुजा का स्क्वायर 10 इंटू 10 होगा, राइट। तो ये 5 बार में कट गया तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू 10, 10 बचे 50 और रूट में 3, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 109 नंबर का, राइट। 110 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16 बाई पाई, है ना, of the area of a circle, the ratio of the side of the square of the diameter of the circle is, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। वर्ग की भुजा से वृत्त के व्यास का अनुपात, है ना, वर्ग की भुजा ए से वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 2r, इसका अनुपात ये जो आपको है ये आपको निकालना है ना। सबसे पहले कह रहा है कि ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बटे वृत्त के क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी ये बराबर किसका है 16/पाई इंटू वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई गुना है, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई से ये पाई कटेगा, यहाँ से ए स्क्वायर बटे ये आर स्क्वायर को इधर लाओ, भाग लगाएगा तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ बनेगा 16, तो ए बटे आर बराबर हो जाएगा 4, राइट। तो ये ए बटे आर का मान, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है a/2r, इसे लिख सकते हो 1/2 गुणे a/r लिख सकते हो, बराबर 1/2 इंटू a/r का मान यहाँ पे आया हुआ कितना 4 है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 2। सो 2 का मतलब हो गया 2:1, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो इस तरीके से ये भी आपका 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे देखेंगे 111 नंबर कह रहा है कि x की आय y की आय से 25% अधिक है। ध्यान देना, ये x हो गया और ये y हो गया, राइट, ये y हो गया। y की आय से, है ना, अगर y की आय 100 रुपए है तो x की आय कितनी हो जाएगी 125 रुपए हो जाएगी, है ना, 25% ज्यादा है। तो कह रहा है कि y की आय x की आय से कितने परसेंट कम है, तो जाहिर सी बात है कमी, परसेंटेज कमी क्या हो जाएगी, तो कमी कितनी है 25 रुपए की, तो 25 बटे किससे कम है x से कम है, तो उसको लिखेंगे 125, नीचे इनटू में 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 25 पंचे 125, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में, 20 पंचे 100 बराबर, यानी कि 20%, ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर मिला, क्या मिला, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया एक क्वेश्चन आ रहा है कि इफ द नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, अभी इसके पहले भी आया था कि ए बी सी अगर एपी में है तो पक्का क्या बनता है 2b बराबर क्या होगा a+c होता है, ये हमारा पहला समीकरण मिल गया, राइट। आगे कह रहा है कि बी सी डी आर इन एचपी, ध्यान दीजिए एचपी की कंडीशन में यहाँ लिखने चल रहा हूँ कि अगर कोई 3 नंबर एचपी में होते हैं तो ध्यान रखना, जैसे बी सी डी एचपी में है तो यहाँ पे लिखाएगा 2/c बराबर क्या होता है, इसका 1 बटा करके इसका 1 बटा करके योगफल हो जाता है, यानी 1/b प्लस 1/d, राइट। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, यहाँ से करना है 1/d बराबर, इस 1/d को एक तरफ रखे रहिए तो ये हो जाएगा 2/c माइनस 1/b, राइट। अब ये इसको सॉल्व करिएगा तो b से क्रॉस मल्टीप्लाई तो मिलेगा 2b माइनस c और बटे में bc, है ना। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज दैट 1/d इक्वल टू, यहाँ 2b का मान रख दीजिए, 2b की जगह पे क्या लिखेंगे a+c, तो a+c और माइनस का क्या है c से c कैंसिल आउट, नीचे में क्या था bc है, बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 1/d बराबर ऊपर में a नीचे में bc, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो bc इंटू 1 क्या बन जाएगा bc बराबर d इंटू a, तो हो जाएगा ad बराबर bc आ जाएगा आंसर। कौन सा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, राइट। AD बराबर BC, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 113 नंबर का जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर π/16, ये जो मान लिखा हुआ है ना, इसका मान आपसे पूछ रहा है ना। ये एकदम शॉर्ट तरीका है, आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 8π/16, ध्यान देना, थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे 8 के 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये है वास्तव में π/2 लिखा हुआ है ना। तो अब इसी का हमको इस्तेमाल करना है यहाँ पे, है ना। अब 8π/16 इसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है।
बदलना है। जैसे दो पेयर को कॉस में रखना है और दो पेयर को हमको क्या बदलना है, बदल करके इसको साइन के रूप में बदल देना है। वो भी कौन सा, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल कर लेना है। 90 डिग्री माइनस थीटा यानी पाई बाई टू माइनस थीटा। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा या कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा ये फार्मूले में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो ध्यान देना। सबसे पहले 8 पाई बाई 16 इसको हम, इसी का मतलब हुआ पाई बाई टू। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 8 पाई बाई 16 लिखा हुआ, इसमें से अगर सिर्फ पाई बाई 16 अगर घटाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, 7 पाई बाई 16। मतलब जहाँ 7 पाई बाई 16 लिखा है उसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर 8 पाई बाई 16 में से हम लोग 5 पाई बाई 16 घटा देते हैं तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखिए क्या आएगा, 3 पाई बाई 16 आ जाएगा। यानी 3 पाई बाई 16 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 16। तो इन दोनों की जगह पे हम तुरंत ये चीज आप बदल दीजिए, है ना। तो जैसे आप बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसकी जगह पे हम लोग जैसे लिखने जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, राइट। इतना तो है ही। प्लस इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मैंने 7 पाई और 3 पाई के रूप में बदला हुआ है, आप यहाँ पे इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको लिख पाओगे यहाँ पे 8 पाई बाई 16 माइनस क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, 3 पाई बाई 16, राइट। और प्लस में कॉस स्क्वायर 8 पाई बाई 16 माइनस, अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 16, राइट। अब ये चीज आप देख पा रहे होंगे, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 और ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 16। अब साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 और कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 इसका मान 1 होता है यानी 1। प्लस इसी तरीके से कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 16 इसका भी मान 1 होगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये मान हमेशा 2 आता है। तो इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाता है। किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है थोड़ा सा शॉर्ट रूप में, लेकिन शॉर्ट क्या, सारा चीज़ें उसमें बता ही दिया गया है। तो चलते हैं। वैसे भी अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसका आंसर हमेशा 2 ही आता है ना। जैसे इसकी जगह पे आपको हर जगह पे क्या कॉस स्क्वायर लिखा हो, कॉस की जगह पे अगर क्या रिप्लेस कर दिया जाए, साइन कर दिया जाए, तब भी इसका मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्योंकि उसको तब बदलेंगे तो वो 90 माइनस थीटा में किसके रूप में बदलेगा, कॉस के रूप में कन्वर्ट होगा। तो 2 कॉस के रूप में 2 साइन के रूप में बदल करके वो हमेशा मान आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमारा मान आ जाएगा, जिसका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 3 4 -4 3 8 और 6, है ना। तो ये हमारा जो मान है ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। आपने क्लास 10 में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एरिया ट्रायंगल का जो होता है वो होता है 1/2 x1 उसके बाद क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस, है ना। फिर क्या लिखते हैं x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, पूरा ब्रैकेट बंद, है ना। अब इसी में सारा मान बैठा दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, बराबर 1/2 इंटू x1 हमारा कितना है, x1 देखिए यहाँ पे है 3, तो 3 इंटू y2 कितना है, ये देखिए 3 है, 3 माइनस y2 माइनस y3 कितना है, 6 है। फिर क्या, प्लस x2 कितना है, -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 इंटू में फिर क्या लिखेंगे y3 माइनस y3 कितना है 6 और माइनस y1 कितना है आपका 4, है ना। देखते रहना कहीं उल्टा वैल्यू लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। x3 कितना है, x3 है 8 और इंटू में y1 कितना है हमारा 4 और माइनस y2 कितना है आपका 3, राइट। ये सब वैल्यू हो गई। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है तो बराबर में ये क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बराबर 1/2,
है ना। यहाँ पे देखिए 3 - 6 क्या बन जाएगा, -3, -3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, राइट। अब यहाँ -4 है और 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 इंटू -4 तो 4 दूनी 8, क्या बन जाएगा, -8। अब यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो कम हो जाएगा तो 1 बचेगा और 1 इंटू 8 क्या बन जाएगा, +8। अब 8 से 8 ये कट जाएगा, बराबर ये 1/2 और इंटू में -9, दैट मीन्स कि -9/2। लेकिन ध्यान रहे कि क्षेत्रफल जो चीज़ है वो कभी निगेटिव नहीं होती है, ऋणात्मक क्षेत्रफल नहीं होता कभी, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली 9/2। 9/2 क्या लिखेंगे, मात्रक आप लिख सकते हो, या कुछ नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू क्या आएगी, 9/2। ऑप्शन नंबर 3 इसका मान सही हो जाएगा, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9/2। अगला क्वेश्चन है, ये देखो 15 में 1 + tan स्क्वायर है, इसका मान क्या होता है, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये 1 + tan स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर ए के, और नीचे में ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के, है ना। 1/कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक को ऊपर लेके जाओ और सेक को नीचे लेके आओ तो क्या बन जाएगा, ऊपर में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। और साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन, तो टैन स्क्वायर ए इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ जो कि सही हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है जो कि है 116 नंबर पे, कह रहा है कि 3 tan स्क्वायर, है ना, 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 और 1/2 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45, इसका मान क्या होने वाला है ना। तो 3 इंटू 45 का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3/2, उसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, और माइनस 1/2 इंटू में कॉट 30, कॉट 30 का मतलब टैन 30 का उल्टा, टैन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, उसका उल्टा करेंगे तो √3 और स्क्वायर कर देंगे तो ओनली 3, प्लस 1/8 इंटू में ये देखो सेक स्क्वायर 45, सेक 45 यानी कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2, स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा देखो 3 1 के 3 -3/4 -3/2 और प्लस का 1/4। अब यहाँ पे इसे लिख सकते हो 3 - 3/2 और इसको एक साथ लिख लो प्लस 1/4 -3/4, राइट। तो ये सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई और कर लीजिए तो 2 3 6 में से 3 जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखो ये 1/4 में से 3/4 कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2/4, मतलब कि -1/2, राइट। तो अब देखो 3 में से 1 जाएगा, कम होगा तो 2 बचेगा, 2/2 यानी कि 1, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग 10 एग्जैक्टली इन 1 थ्रो विद 2 डाइस, 2 डाइस यानी 2 पासे अगर फेंके जा रहे हैं तो उनके जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS होता है वो 6 × 6, एक बार फेंकने पे 6 आता है, दोबारा फेंकेंगे फिर 6 आएगा, तो 6 × 6 यानी 36, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाता है 36। अब जो फेवरेबल इवेंट है यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, उनकी संख्या क्या है, तो पहले फेवरेबल इवेंट का जो सेट होगा वो क्या होगा, क्या आना चाहिए, ठीक ठीक 10 फेंके यानी 10 आए, तो 10 कब कब आ सकता है, तो 10 आ सकता है पहले पे, या तो 6 आ जाए, 4 आ जाए, या फिर 4 आ जाए 6 आ जाए, या फिर दोनों पे क्या आ जाए, 5 संख्या आए। यही 3 ही स्थितियां हैं, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट उनकी संख्या कितनी हो गई, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू 3/36 यानी 1/12, है ना, 1/12। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, हमको लगता है कि ये कुछ इसमें मिस्टेक हुई होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 में आप बना लीजिएगा, ये इसका हो जाएगा 1/12 इस तरीके से, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है इस तरीके से, ये है समबाहु, अगर इसकी भुजा है A, ये भी A और ये भी A है, तो यहाँ से कह रहा है इसकी ये जो ऊंचाई है ना, ये अगर पूरी पूरी A है तो ये इतनी कितनी हो जाएगी, A/2, तो ये वाली लंबाई कितनी बनेगी, यही ऊंचाई है, और ये इसका मान क्या हो जाएगा, √3/2 A हो जाएगा, है ना। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ से कह रहा है कि भुजा तथा ऊंचाई, भुजा कितनी है, भुजा है A बटे में ऊंचाई H यानी कि
3/2 इंटू में ए से ए कट जाएगा तो ऊपर में आएगा 2 और नीचे में आएगा √3, यानी कि 2/√3 आंसर हो जाएगा। 2/√3 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इसलिए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 119 नंबर क्वेश्चन में उन दो बेलनों के आयतन का अनुपात क्या होगा जिनमें पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर तथा पहले बेलन के व्यास दूसरे की ऊंचाई के बराबर। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमने पहले बेलन में हमने सब उसका आयतन लिखा हुआ है πr², उसकी त्रिज्या हमने ली हुई है कैपिटल आर और ऊंचाई भी कैपिटल एस से लिखी। दूसरे का है हमने पाई छोटे आर से लिखा हुआ है, r² और छोटा एच इसकी हाइट है। तो यहाँ से देखो, लेकिन पहला कौन है दूसरा कौन है ये एग्जैक्ट पता नहीं है ना। तो अभी हमारा आंसर के हिसाब से ये जिस तरीके से आएगा वो हम जान जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया r² और कैपिटल एच बटे छोटा r² और स्मॉल एच, राइट। अब हम लोग चलते हैं इसकी कंडीशन की तरफ। पहले बेलन की ऊंचाई, अगर हम पहले बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान रहे हैं तो एच बराबर क्या दिया हुआ है, दूसरे के व्यास, दूसरा का व्यास क्या हो जाएगा 2r, ये पहला समीकरण। और आगे क्या यहाँ से देखो, फिर कह रहा है कि तथा पहले बेलन का व्यास, पहले बेलन का व्यास क्या हो जाएगा 2r, जो कि किसके बराबर, दूसरे की ऊंचाई यानी छोटा h, राइट। यहां से आप देखोगे तो h बटे छोटा h बराबर क्या मिल जाएगा, कैपिटल R, और बटे में इन दोनों को आप अगर डिवाइड करने जाएंगे तो कैपिटल H बटे H यानी सॉरी यहाँ स्मॉल r और नीचे में कैपिटल R आएगा, इस तरीके से आएगा, राइट। तो यहां से हमने क्या देखा कि h इंटू कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, छोटा h इंटू R। तो जो कैपिटल H R है मतलब एक रूप में इसको बदल देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इंटू RH और बटे में r² इंटू एच लिख लेंगे। तो RH, इस RH की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये वैल्यू छोटा h और r लिख देंगे। तो कैपिटल R इंटू एच आर बटे में r² इंटू एच, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से एक r से ये r कट जाएगा तो बचेगा क्या, r बाई छोटा r, राइट। तो अब यहाँ से अब हम देखेंगे, यहाँ इस वाले पे आकर के देखिए 2r बराबर h है तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। अब इस r की जगह पे ये मान बैठा देंगे तो क्या बन जाएगा, h/2 और बटे में r, तो मतलब h/2r हो गया। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि पहला वाला कौन सा है दूसरा वाला कौन सा है। अगर इस अनुपात को उलट देते हैं तो यही आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 2r और बटे में h आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बनाया। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। कह रहा है कि दो वास्तविक धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य a, g और h हों तो ये 12th का क्वेश्चन है, सीधा सीधा फार्मूला है। तो g² बराबर a इंटू h होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ये AM अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व कराया हुआ है ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग साइंस वाले क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, जो साइंस का जो 40 नंबर का जो 40 क्वेश्चन है उनको, उनके आंसर्स को आपके सामने लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।